नमस्कार बच्चों, मैं विकास जायसवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म लर्नर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और उसके आगे कंटिन्यूएशन हमारे पास ये सीरीज चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट to every actions there is always an equal and opposite reaction। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट ये करता है कि हमारे पास अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं, सपोज दैट अगर ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक्शन किया, तो उसका हमें क्या मिलेगा, एक अपोजिट रिएक्शंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एनी एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। बट ये जो हमारे पास डायरेक्शन होगा वो फोर्स का क्या होगा, अपोजिट होगा। फोर्स अप्लाइड बाय ए एजेंट इज कॉल्ड एक्शन। जो एजेंट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है उसको हम लोग एक्शन कहते हैं, और जो काउंटर फोर्स वो ऑब्जेक्ट उस बॉडी के ऊपर लगाता है वो हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन रिएक्शंस लॉ भी कहते हैं। और ये जो एक्शन और रिएक्शंस है, ये जो हमारे पास एक्शन और रिएक्शंस हैं, ये कभी भी किसी बॉडी पे एक्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मान लो हमारे पास हमने बॉडी के ऊपर क्या किया, एक्शन किया और उसी के ऊपर क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्शन और रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेगा। ओके, तो इफ देयर विल बी टोटल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस देयर विल बी जीरो। अगर हम एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। सबसे पहला, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ टेबल विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शंस। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक टेबल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टेबल है मान लो। अब इस टेबल के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, एक बुक रख देते हैं। इस टेबल के ऊपर मान लो हमारे पास क्या है, एक बुक रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक बुक है। तो जो इसका वेट होगा वो टेबल के ऊपर क्या करेगा, एक्शन फोर्स लगाएगा। वेट हमारे पास इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक्शन फोर्स लगाएगा। और जो टेबल है, टेबल इस बुक के ऊपर क्या लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या होगा, नेट बेसिकली हमारे पास फोर्स हो जाएगा बॉडी के ऊपर, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्सेस देखने को मिलेगा। अगर व्हेन अ गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड ड्यू टू एक्शन। यहाँ पर हमारे पास अगर मान लो कोई किसी भी गन से हम क्या करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, तो जो उसके अंदर का मैकेनिज्म होता है, जो बुलेट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली एक्सप्लोसिव होते हैं, वो एक तरीके से क्या करते हैं, एक्शन फोर्स लगाते हैं बुलेट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास बुलेट आगे की तरफ जाता है। बट एट द सेम टाइम बुलेट जो होता है वो किसके ऊपर फोर्स लगाता है, गन के ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से गन हमारे पास क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये मान लो हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास एक गन है। तो अगर हमारे पास बुलेट क्या होगा, बुलेट के ऊपर एक्शन फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर हमें गन के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से गन हमारे पास क्या होगा, पीछे जाएगा। ठीक है, सिमिलरली रिबाउंडिंग ऑफ रबर बॉल टेकिंग प्लेस ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम रबर बॉल को क्या करते हैं, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर हिट कराते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, रीबाउंड होता है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास क्या है, हम जो चल पाते हैं, हम जमीन पे चल पाते हैं, उसका रीज़न क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अर्थ सरफेस के ऊपर सर्टेन एंगल पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये मान लो हमने क्या किया, ये हमने एक्शन फोर्स लगाया। ठीक है, सर्टेन एंगल पे हम क्या करते हैं, एक्शन फोर्स लगाते हैं। अब इस एक्शन का एक हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या बनेगा, आर कॉस थीटा बनेगा, और एक हमारे पास क्या बनेगा, आर साइन थीटा बनेगा। आर कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, आर कॉस थीटा हमारे पास हमको आगे बढ़ाता है, और आर साइन थीटा जो हमारे पास होता है वो हमारे
वेट को बैलेंस करता है, ठीक है। r sin थीटा हमारे वेट को बैलेंस करता है। मान लो वेट हमारे पास बॉडी का नीचे ऐड करेगा तो वेट को बैलेंस करेगा r sin थीटा, और cos थीटा जो हमारे पास है रिएक्शन का कंपोनेंट, वो हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कराता है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक अच्छा एग्जांपल है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का, ठीक है। व्हाइल वॉकिंग द पर्सन प्रेसेस द ग्राउंड, वही चीज हमने लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द फीट द ग्राउंड पुशेस द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इक्वल फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेक द पर्सन मूव फॉरवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो हमारे पास पर्सन को आगे की तरफ मूव कराता है, ठीक है। अगर ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा तो हम इसको, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्शन और रिएक्शन सोर्सेज का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है in which position of object be determined। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये हमारा एक रूम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। मान लो हम बस के अंदर बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बस भी हमारे पास क्या हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। हम ट्रेन के अंदर बैठे तो वो ट्रेन हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। हम अर्थ के ऊपर है वो भी हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा होता है और वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप हमारे पास क्या होता है, पहला टाइप होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पहला टाइप हमारे पास क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट, ठीक है। या तो हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर हो या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। नॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लो ये हमारे पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास क्या है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, या तो ये रेस्ट पे होगा या तो ये रेस्ट पे होगा, आइदर इसकी वैल्यू जो क्या होगी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ होते हैं वो अच्छे तरीके से होल्ड होते हैं, ठीक है। इसको अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, और यहाँ इसको हम लोग न्यूटोनियन और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, तो जैसे टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग एप्पल अर्थ कैन बी कंसीडर एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको रिलेटिवली भी ले लेते हैं कि जो हमारे पास अर्थ होता है वो रोटेट कर रहा होता है, बट इन केस ऑफ फॉलिंग ऑफ अर्थ, फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन अर्थ वी टेक एज अर्थ एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि एप्पल के रिस्पेक्ट में हमारे पास अर्थ को हम क्या कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। बट अगर हम बात करें मोशन ऑफ प्लैनेट्स की, तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास क्या होगा, अर्थ हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या है, जो अर्थ का मोशन है वो और जो प्लैनेट्स है उनके कंपेरेबल है, तो इस वजह से हमारे पास वहाँ पर हम अर्थ को एज अ, जहाँ पे प्लैनेट को हमें मोशन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो
एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास न्यूटन्स लॉ वहाँ पर होल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, जब हमारे पास जो फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम होता है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स फोर्स बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन लार्ज फोर्स वर्क्स ऑन अ बॉडी, ठीक है, एक लार्ज फोर्स हमारे पास किसी बॉडी पे वर्क करता है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल को क्या करें, दीवार पे फेंक के मारें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये बॉल जाएगा इसके ऊपर, हिट होगा और तुरंत वापस आ जाएगा। तो जितने टाइम तक वो हमारे पास वॉल के कांटेक्ट में रहेगा वो टाइम बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, बट उसके ऊपर फोर्स जो लगता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट पे लगता है। तो ये हमारे पास एक तरीके का क्या होगा, इम्पल्स फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं इम्पल्स को, तो इम्पल्स जो हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है T1 से T2 जो हमारे पास टाइम है f dt, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इम्पल्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्स इनटू टाइम, ये हमारे पास क्या बन जाता है, इम्पल्स बन जाता है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो डायमेंशन की अगर हम बात करें, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, ml/t-2 होता है, और साथ ही साथ t का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ml/t-1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इम्पल्स का डायरेक्शन हो जाएगा। और यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट हमारे पास फोर्स न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेकेंड हमारे पास इम्पल्स फोर्स की यूनिट हो जाएगी। और या फिर अगर हम इसको केजी मीटर और s के पावर -1 ये भी कर सकते हैं। ये दो यूनिट हमारे पास किसके हो जाएंगे, इम्पल्स के हो जाएंगे। क्लियर है। इम्पल्स को हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारे पास दिया है, ठीक है, अगर फोर्स वर्सेस टाइम का हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, तो जो इम्पल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो जो हमारे पास, मान लो ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, टाइम है, और ये हमारे पास ग्राफ है। तो T1 से T2 टाइम इंटरवल में कितना इम्पल्स हुआ है, तो इम्पल्स अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया मिटिगेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेगुलर शेप है तो वहाँ पर हम लोग सिंपली एरिया ऑफ दैट फिगर हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वे होता है जहाँ जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। हाँ, इफ एफ एवरेज इज द फोर्स, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, देन अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास कैसा है, जो ग्राफ है फोर्स वर्सेस टाइम के बीच में वो लीनियर ना होके कैसा है, नॉन लीनियर है, कर्व टाइप का है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एवरेज कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो इम्पल्स फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ठीक है। एफ एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वे हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम लोग देखें तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू एफ डेल्टा टी को हम अगर मैं देखूँ यहाँ पर हमारे पास T1 से T2 टाइम में एफ डी टी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो फोर्स होता है वो dp बाई dt होता है। फोर्स हमारे पास क्या होता है, dp बाई dt होता है। तो यहाँ से हमारे पास अगर dp बाई dt करते हैं तो ये हो जाएगा T1 से T2 dp बाई dt
इंटू डी टी, तो ये कट जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी P2 माइनस P1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास इम्पल्स है, ये इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हमारे पास इम्पल्स फोर्स का। सबसे पहले, इन हिटिंग और किकिंग अ बॉल वी डिक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट सो द लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉल प्रोड्यूसिंग ग्रेटर एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे हम लोग क्रिकेट बॉल को जब हिट करते हैं या फुटबॉल को हिट करते हैं तो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे हमारे पास इम्पल्स फोर्स एक्ट करने लगता है। और इम्पल्स फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, जिससे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसे ही इन कैचिंग द बॉल प्लेयर बाय ड्रॉइंग हिज हैंड्स बैकवर्ड इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली, जब जो हमारे पास फील्डर्स या फिर प्लेयर्स होते हैं बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को अपने पीछे लेकर जाते हैं। पीछे ले जाने के पीछे रीज़न क्या है, अगर वो हाथ को तुरंत रोकेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो फोर्स लग रहा है, जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। बट जब हम हाथ को पीछे खींचेंगे तो वो टाइम हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और अगर टाइम इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे पास लॉन्ग जंप वाले प्लेयर्स होते हैं या फिर ऐसा कहीं पर भी जहाँ पर क्या होता है, अगर हम जंप करते हैं तो अगर हमारे पास वो सीमेंटेड फ्लोर होता है तो वहाँ पे चोट ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सैंड या फिर कोई ट्रैपलिन टाइप का हमारे पास मैट्रेस वगैरह उसके ऊपर अगर हम जंप करें तो वहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। रीज़न क्या है, जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हमारे पास एज कम्पेयर टू फ्लोर वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास देर में होगा जब हम किसके ऊपर कूदेंगे, सैंड के ऊपर। क्योंकि जब सैंड के अंदर कूदेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा पैर उसके अंदर धंसेगा, जिसके कारण जो हमारे पास मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो एक थोड़ा सा टाइम लेके होगा। और जब टाइम लेके हमारे पास मोमेंटम में चेंज होगा तो उससे हमारे पास इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर हम सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर कूदते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सीमेंटेड फ्लोर पे हम अगर कोई पर्सन कूदता है तो वो जैसे ही इसके साथ इंटरैक्ट होगा तुरंत ही उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास कम हो जाएगा। और टाइम हमारे पास क्या हुआ, टाइम अगर हमारे पास स्मॉल हुआ तो फोर्स हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा, फोर्स हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा। तो हम इन सारे मेथड से क्या करते हैं, टाइम को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली सैंड हो गया चाहे वाटर हो गया, तो इस सब में जब भी हम जंप करते हैं तो हमारा जो बॉडी में चेंज इन मोमेंटम होता है वो टाइम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, जिसके कारण हमारे पास इम्पैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पल्स फोर्स हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ तक अगर आपकी कोई चीज़ें समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और रीच को बढ़ा सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।